नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अमेरिका की नीतियों को लेकर बदलते संकेतों के बीच सोने की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में तेजी जरूर आई, लेकिन पूरे महीने के लिहाज से ये कमोडिटी जो है पिछले 17 साल की सबसे बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रही है। बाजार में हलचल तब तेज हुई जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से जुड़े जो है सैन्य अभियान को खत्म करने की संभावना की खबर सामने आई। वहीं मजबूत डॉलर और इस साल ब्याज दर कटौती की उम्मीद कम होने से सोने पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में सवाल है कि आखिर सोने की कीमतों में ये बड़ा उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है और आगे बाजार की जो है दशा और दिशा किस तरह से तय होगी। पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो बड़े ही जो कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले केडी एडवाइजरीज के जय केडिया साहब जुड़ चुके हैं और अनुज गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है मनी 9 पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी बुलाने के लिए। जी अजय सर, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। सर, ओपनिंग रिमार्क दीजिए, क्या चल रहा है, ताज़ा अपडेट जहां तक मैं देख पा रहा हूं। सर, पल पल के अपडेट्स के लिए हम लोग भी अपने लैपटॉप पर जो है पूरे जो फीड ऑन कर रखे हैं। अभी ताज़ा अपडेट ये है सर कि वॉल स्ट्रीट का जो फ्यूचर है करीबन 1% जो है चढ़कर जो है कारोबार करता हुआ जो है दिखा रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप साहब जो है थोड़े से इच्छुक हुए हैं कि थोड़ी अब लड़ाई को है थोड़ी सी नरमी की जाए। क्या देख रहे हैं सर अजय केडिया सर? देखिए विशाल जी, जैसे अभी आईपीएल चल रहे हैं तो हम बॉल बाय बॉल देखते हैं कि क्या स्ट्राइक रेट है, कैसा हो रहा है। जी लेकिन इसमें एक दो इंडिकेटर है जो मैं पहले देखता हूं, उससे मुझे ज्यादा आइडिया लगता है। सर। पहला है ग्लोबल विक्स। हालांकि आज ग्लोबल विक्स रेड में दिखा रहा है लेकिन 27.30 है। ये कोई भी कम वाला लेवल नहीं है। जनरली हम देखते हैं 13 से 15 के बीच में ग्लोबल विक्स होता है, मतलब चीजें नॉर्मल है। लेकिन आज भी ये 27 पे है, इसका मतलब कुछ कमी नहीं। दूसरा आप देखो डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 100 पे खड़ा है। देखिए आज डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है पिछले महीने भर में, वो कोई डिमांड को लेकर नहीं आई है कि यूएस इकोनॉमी सुधर गई है। आज कच्चा तेल लेने के लिए मुझे जब $60 की रिक्वायरमेंट थी, आज उसकी जगह पे मुझे $112 की जी रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं वहां पे डॉलर की। और लास्ट एक जो नया इंडिकेटर मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूं, उसका नाम है दुबई रियलिस्टिक इंडेक्स। सर। तो दुबई का ये रियल स्टेट इंडेक्स है जो अभी भी हम देख रहे हैं कि डाउनसाइड ही दिखा रहा है। जो 28 फरवरी को जो लेवल था, वहां से करीबन 37% टूट चुका है ये। और ये सबको देखते हुए मुझे लगता है यस, डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि गले की जो हड्डी बन चुके हैं ईरान, उससे हम दूर कैसे जाए। बट आई डोंट थिंक कि जब तक कच्चा तेल, डॉलर इंडेक्स और विक्स इनकी समीकरण प्रॉपर लाइन में नहीं आता है, तब तक मुझे नहीं लगता ये छोटे छोटे बबल बनेंगे। जैसे इक्विटी में जंप आया फिर निकल गया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है ये वॉर और 10-12 दिन खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, व्हाट अबाउट अनुज सर, आपको क्या लग रहा है सर? क्या अपडेट आपके पास है, आप प्लीज बताएं। हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक अजय जी ने कहा कि जिस तरीके के दुबई के अंदर प्रॉपर्टी क्रैश हुआ है, और प्लस अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो इंक्रीज हुआ है, देखिए वो केवल जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से है। यूएस की इकोनॉमी में कोई बड़ा चेंज नहीं है। इवन इकोनॉमी जो है उनकी आगे वॉर की वजह से और इश्यूज वहां पे आते हुए दिख रहे हैं। इन्फ्लेशन वहां पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंट्रल बैंक्स जो है वो मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहे हैं। बैंक ऑफ जापान ने बोला है कि आगे वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। प्लस फेडरल रिजर्व का भी यही स्टेटमेंट है कि शायद इस साल वो इंटरेस्ट रेट कट ना करे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए नजर आए। प्लस जो नए फेड चेयरमैन आएंगे वो भी थोड़े से हॉकिश हैं, वो भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेंट्रल बैंक्स को बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है इन्फ्लेशन को लेके। तो इन्फ्लेशन को अगर वो करेंगे तो मॉनेटरी टाइटनिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी, जिसका हम देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे हमने करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रशियन सेंट्रल बैंक्स ने, टर्की सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पर गोल्ड की बिकवाली करी है जनवरी फरवरी में, तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं शो आता हुआ दिख रहा है। तो इवन अगर आप देखेंगे तो इस टाइम जो फैक्टर पहले हम गोल्ड के लिए सपोर्टिव देख रहे थे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब थोड़े बदलते हुए नजर आए हैं। हालांकि कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है, मगर उसके बावजूद भी जो फैक्टर थे वो अभी गोल्ड के लिए थोड़े नेगेटिव रोल प्ले करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अजय सर, आपका रुख करेंगे। देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की उम्मीद के बीच सोने की कीमतों में जो उछाल आया सर, क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिएक्शन है या आगे भी जो है तेजी बनी रह सकती है? देखिए विशाल जी, मुझे लगता है कि कोई भी असेट क्लास अगर एक साल में 20% टूट जाता है तो हम बोल सकते हैं उस तेजी की कमर टूटी है। जनवरी मंथ में हमने 27% की तेजी देखी और सोना हमने 5600 का लेवल टच करते हुए देखा, जिसके बाद एक बड़ा फॉल मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया। हाँ, लड़ाई जिस दिन स्टार्ट हुई उस दिन हमने 5400 से कम 4100 का लो लगाया।
तो ये टेक्निकल बाउंस के रूप में ही मैं इस वक्त देख रहा हूं, जो मुझे लगता है 4750 48 का लेवल दिखा दे। अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, कमाऊ बेटा ही पैसा देता है। जी। तो इस वक्त अगर आप देखोगे, क्रिप्टो जो 1.20 था वो करीबन 60 के करीब आ जाता था, 60-62, उसमें 50% का करेक्शन है। दुबई प्रॉपर्टी इंडेक्स जो मैं बता रहा हूँ, 37% का करेक्शन है। करेंसीज, ये चाहे ईरो की बात कर लो, जो 1.21 के करीब था जनवरी में, वो अभी 1.15 के करीब आ गए। तो कहीं ना कहीं करेंसी, इक्विटी, क्रिप्टो, इन सब से बचने का सबसे अच्छा साधन था सोना। और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, चाहे ईटीएफ के माध्यम से हुई है। इवन ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं, कि रशियन सेंट्रल बैंक है या बाकी सेंट्रल बैंक है, ये भी विचार कर रहे हैं कि हम सोने को बेचें। जी तो सर। टाइमिंग मुझे लगता है जो 45-80 का भाव चल रहा है, यहाँ से आप जंप देखोगे 4750 4800 तक का लेवल। बट कुल मिलाकर 4000 4100 का पहला सपोर्ट है। और चीजें और खराब होती हुई दिखती है तो मुझे लगता है ये नीचे में 3400 3500 तक का लेवल दिखा देगा। तो आई थिंक कि ये जो बाउंस है, ये जस्ट एक टेक्निकल बाउंस है, क्योंकि कोई भी चीजें अभी तक चेंज नहीं हुई है। जी। अनु सर, इस महीने अगर निफ्टी को देखिए और सोने को देखिए, दोनों में सर करीब 13% की गिरावट आ चुकी है। और 2008 के बाद सबसे बड़ी गिरावट, मैं गोल्ड के लिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, कि ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इतनी बड़ी गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो हैं पूरी बात को जो है इनसाइड आउट जो है समझना चाहते हैं। देखिए, अगर आप निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो निफ्टी का मुझे ध्यान है मार्च 2020, जहाँ पे करीबन 23% मार्केट गिरा था। वो भी मार्च का महीना था 2020 का, जब कोविड में लॉकडाउन लगा था। और ये भी मार्च का ही महीना है जो कि 11% के आसपास निफ्टी गिरा है। तो यही सबसे बड़ी मंथली गिरावट जो है इन 2 महीनों में देखने को मिली है। वहीं अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड अभी फिलहाल 1 साल के ऑलमोस्ट लोअर लेवल से टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है वो दोनों ही चीजों में खत्म होती हुई दिखाई दी है। क्योंकि देखिए, इन निफ्टी की अगर बात करेंगे तो एफआईआईस की बिकवाली देखने को मिली है। डीआईआईस भी अभी थोड़े से एक्टिव नहीं है। थोड़ी उसकी वजह से हम देख रहे हैं मार्केट उतना सपोर्ट नहीं ले रहा है। गोल्ड की अगर बात करें तो फिजिकल डिमांड कमजोर होती हुई दिखाई दी है। सेंट्रल बैंक्स की बिकवाली है, रिटेल सेगमेंट में बिकवाली है, जो हेज फंड्स है उनकी बिकवाली है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे खरीदार कम है और बिकवाली यहाँ पे जो है वो ज्यादा होती हुई दिख रही है। तो हमने देखा है दोनों ही सेगमेंट में गिरावट का एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बास्केट में तो सारे प्रोडक्ट हैं और एक बास्केट में डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे एकदम से शूट अप हुआ है, ऑलमोस्ट 100 के ऊपर चला गया है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी डॉलर इंडेक्स में शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है अगेंस्ट ऑल द प्रोडक्ट। तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड भी यहाँ पे गिरा है, करेंसी मार्केट भी गिरी है, बिटकॉइन भी गिरा है और निफ्टी भी गिरी है। जी। अजय सर, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, बाजार सर अब लगभग मान रहा है कि फेडरल रिजर्व जो है इस साल ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। इसका सर सोने की कीमतों पर कितना दबाव पड़ेगा, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाइएगा। देखिए, पहला चीज तो अनुज ने बहुत अच्छे से इन डिटेल्स पॉइंट्स बताए हैं। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अभी मार्केट में एक डेस्परेट सेलिंग बनी हुई है। तो कोई भी जैसे अभी अनुज ने कहा कि डॉलर में बाइंग है, तो डॉलर में जो बाइंग है, ये कोई इन्वेस्टमेंट बाइंग नहीं है। आज मुझे कच्चा तेल खरीदना है तो मुझे डॉलर लेना ही लेना है। तो जो डॉलर मुझे 60 में मिल रहा था, आज मुझे कच्चा तेल जो मुझे $60 पे मिल रहा था, वो अब मुझे 115 पे मिल रहा है। तो डॉलर की डिमांड उसकी वजह से बढ़ी हुई है। कमिंग ऑन गोल्ड, मैंने जनवरी में 12 तारीख को भी कहा था कि ये साल गोल्ड के लिए अच्छा नहीं है। उसमें 2-3 कारण है, जैसे ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है, वहां पे भी हमने देखा 10 बिलियन का फंड निकलता हुआ दिखाई दिया। सेकेंडली, टेक्निकल तो अपनी जगह पे, बट फंडामेंटली आप देखिए, जो 3-4 साल से जो बड़े पॉइंटर्स बने हुए थे फेड, सबसे पहला है फेड। फेड इंटरेस्ट रेट में कटौती कर रहा था, जो सोने को पिछले 1.5 साल से सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो फेड चेयरमैन से लड़ गए थे कि मुझे तो जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट और एग्रेसिव रेट कट करना है। बट अब आप देखोगे ये साल में एक रेट कट की पॉसिबिलिटी और दिसंबर में रेट हाइक की बातें, और जो सीएमई फेड वॉच टूल है वहां पे भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साल अंतिम साल रहेगा जिस ढंग से इन्फ्लेशन बढ़ रही। कच्चा तेल अगर एक एक दिन $100 के ऊपर मेंटेन है, चाहे वो यूएस की इकोनॉमी हो चाहे इंडियन इकोनॉमी, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो पहला है फेड का इंटरेस्ट रेट का जो सपोर्ट था वो निकल गया। दूसरा है ईटीएफ, क्योंकि गोल्ड के अंदर हमने देखा फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है। जो फाइनेंशियल पैसा को इक्विटी में पैसा नहीं बन रहा था, वो सोने और चांदी में डाइवर्ट हुए। हमने जनवरी में देखा था 25,000 करोड़ की एसआईपी बुक के अंदर हमने गोल्ड में आते हुए देखा, और 78% का करेक्शन फेब में तुरंत आते हुए देखा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट वाला डिमांड है वो भी खत्म हुआ है, क्योंकि दुबई एक वर्ल्ड में ऐसी सिटी मानी जाती है जो फाइनेंशियल हब है। तो वहां पे भी हमने देखा कि फैमिली ऑफिस ने पैसा निकाला और स्टे ऑन कैश का एक नारा बना हुआ है। तो
तो मुझे लगता है कि ये जो मेजर फैक्टर्स है, डी डॉलराइजेशन ठीक है आगे भी चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड को जो अब तक सपोर्ट था, खाली सेंट्रल बैंक है जहाँ पे सेलिंग भी दिखाई दे रही है, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वहां पे 850 टन सोना इस बार भी लिया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि प्राइजेस जून जुलाई तक तो मेरे को मंदी दिखती है, नई बड़ी तेजी से पहले। हाँ, नई तेजी जो आएगी वो नया हाई भी मार सकती है, बट डेट विल टेक टाइम। बट जून जुलाई तक मुझे लगता है कि अगर 4,100 का लेवल टूटता है तो 3400-3500 का घर दिखाएगा। और उसके बाद फिर जनरली हम देखते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर भी मार्च में हुआ था, तो हमने 6 महीना मार्केट में मंदी देखी थी, उसके बाद नई तेजी की आगाज हुई थी। चाहे 2008 में हमने देखा था, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे मार्केट टूटा था, तब भी हमने देखा था सितंबर अक्टूबर में गोल्ड नई तेजी दिखाता है, जो $1920 जी 650 से 1920 मारता है। तो टाइमिंग मुझे गिरावट दिखाई दे रही है। जी। अनु सर, डॉलर वाली बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मजबूत डॉलर का असर सोने की कीमतों पर कैसे पड़ता है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। और अगर डॉलर आगे भी मजबूत रहा सर, तो गोल्ड का ट्रेंड कैसा रह सकता है, ये भी आप बताइएगा। देखिए, डॉलर और गोल्ड एक दूसरे में एडवर्स रिलेशनशिप चलता है, क्योंकि ये जी डॉलर भी एक ग्लोबल करेंसी एक तरीके से है और एक गोल्ड भी एक ग्लोबल करेंसी मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी डॉलर में शिफ्ट होता है, कभी गोल्ड में शिफ्ट होता है। जब यूएस की इकोनॉमी कहीं डेट में जाती है या यूएस की इकोनॉमी में कोई भी इश्यूज होते हैं, डेटा खराब आते हैं, तो वो फंड जो है वो डॉलर से निकलकर गोल्ड में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि डॉलर को अगर आप हेज करेंगे तो किससे हेज करेंगे? वो केवल गोल्ड ही है जो एक ग्लोबल करेंसी के तौर पे है। प्लस उसके साथ अगर आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा या तो गोल्ड में आता है या डॉलर में आता है। क्रूड में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए गोल्ड के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आपका आता है डॉलर के साथ साथ। तो इसलिए जब भी डॉलर में आपको कोई भी मोमेंटम देखने को मिलेगा तो उसके अगेंस्ट आपको गोल्ड के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के बीच में एडवर्स रिलेशनशिप है, और ये जो रिलेशनशिप है ये कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू लेके आता है कि अगर आपका डॉलर वीक है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, अगर आपका डॉलर में स्ट्रेंथ है तो आपका गोल्ड डाउन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ये डॉलर और गोल्ड के अंदर होता है। और हम देखते हैं जो हेज फंड्स होते हैं या इकोनॉमीज होती हैं या जो बड़े फंड हाउसेज होते हैं वो इन्हीं दोनों को यूज करके हेज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल कि क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं, क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में डॉलर की डिमांड आती है तो डॉलर का भाव बढ़ता है। बट इन्फ्लेशन की वजह से मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो गोल्ड के भाव नीचे आते हैं। तो अगर आप इसको इस वे में समझेंगे तो यहाँ भी हम देखते हैं कि एडवर्स रिलेशनशिप गोल्ड और डॉलर का होता है। ओके। अजय सर, मिडिल ईस्ट में अगर देखिए ईरान से जुड़ा तनाव जो है दोबारा अगर बढ़ता है, तो क्या सर सोने को फिर से जो है सेफ हेवन के तौर पर जो है तेजी दिखाया जा सकता है? क्योंकि मैं ये सवाल देखिए आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि खार्ग आइलैंड वाला मामला हो, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड की बात सामने आ रही हो, कहते कुछ हैं, रात को पलट जाते हैं, जैसा कि अभी हम लोग आपसे ऑफ रिकॉर्ड चर्चा भी कर रहे थे सर। तो क्या फिर से ये दौर आएगा सर सेफ हेवन वाला? देखिए, एक पिछले 50 साल का अगर डेटा आप देखते हो तो सेफ हेवन कब आता है? जब पैसा है हमारे पास और मार्केट की जो अनसर्टेनिटी वो खत्म होती हुई दिखती है, तब बाइंग आती है। और यही चीज जो मैं अभी आपको लास्ट क्वेश्चन पे बता भी रहा था, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और फरवरी में कच्चा तेल $150 टच करता है। अक्टूबर 2008 से सोना चलना चालू होता है 650 से $1920, जो 3-3.5 साल की तेजी थी। यही चीज हमने 2022 में देखी। तो मुझे लगता है कभी भी कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल इवेंट आता है तो इनिशियली हम देखते हैं एक सेल ऑफ जैसी सिचुएशन बनती है, चाहे वो इक्विटी हो, प्रॉपर्टी हो, बॉन्ड हो, करेंसी हो। और ये पूरे सेक्टर को मैंने मैंने पर्सनली जो 20 साल में देखा है वो जी ये देखा है कि कम से कम 5-6 महीना इसका दबाव रहता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी देश सोना लेने के लिए भाग नहीं रहा है, वो ये देख रहा है मैं कच्चा तेल ले लूं, मैं रिसोर्स को मोबिलाइज करके रखूं, ताकि अगर ये लड़ाई और लंबी चल भी जाती है तो मेरे पास रिसोर्स बराबर रहे। जब ये लड़ाई खत्म हो जाती है और चीजें हमें पता चल जाती है कि सारे पत्ते खुल चुके हैं, अब कुछ भी नहीं होने वाला है, तब जाकर आदमी देखता है कि हाँ अब रिसेशन का फियर है, मैं अभी सोना ले लूं या फिर दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी देखूं। तो मुझे लगता है अगला 6 महीना काफी क्रुशियल होगा। 6 महीने तक जो लॉसेस है उसकी भरपाई तो बाद में आएगी, बट अभी रिसोर्स मोबिलाइज का काम चल रहा है, क्योंकि अब सबसे बड़ा ट्रिगर जो आएगा ना वो आएगा यूरोप का विंटर। और यूरोप ओके के विंटर के लिए इन्होंने इस बार टारगेट भी 90 से 80 पे रखा है, और रशिया से माल आना नहीं है। वहीं अगर हम देख रहे हैं कि यूएस से भी कंडीशनल बाइंग होगी, और जी कतार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तहस नहस कर चुके हैं। तो ये इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा रादर देन बाइंग द गोल्ड। जी। अनु सर, जैसा कि आपने अपने संबोधन में कहा भी कि जेरोम पावेल ने कहा कि फेड जो है अभी इंतजार करेगा, ऐसे में निवेशकों के लिए मेरा सवाल है सर कि क्या उनको भी गोल्ड में अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा सर?
देखिए अभी रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स ने भी अपना टारगेट दिया है कि करीबन $5400 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। हालांकि वो ये भी मान रहे हैं कि शायद इस बार इंटरेस्ट रेट ना कट हो, इंटरेस्ट रेट बढ़े, बट उनका ये भी मानना है कि क्योंकि सारी एसेट क्लास गिर रही है, इक्विटी गिर रही है, बिटकॉइन गिर रहा है, करेंसी गिर रही है, तो लोग इन्वेस्टमेंट के तरीके से कहाँ जाएंगे, तो वो गोल्ड में जाएंगे क्योंकि गोल्ड एक सेफर है, उसको आप कैरी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो गोल्ड के साथ पॉजिटिव लगी हुई हैं, तो उनके अकॉर्डिंग $5400 का लेवल गोल्ड में आ सकता है। तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट कि आपको लगता है कि गोल्ड का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। बट हाँ, निवेशकों के लिए अभी भी मुझे लगता है कि गोल्ड एक सेफर एसेट है एज कंपेयर अदर एसेट क्लास, क्योंकि गोल्ड को आप कैरी कर सकते हैं, गोल्ड में के भाव कभी जीरो नहीं हो सकते, गोल्ड की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, जी। प्लस गोल्ड आप कैरी कर सकते हैं, तो ये सब चीजें गोल्ड के साथ है। तो मुझे लगता है कि निवेशकों को अभी भी गोल्ड की तरफ जाना चाहिए, बट हाँ उनको अपना पोर्टफोलियो 15 से 20% के आसपास गोल्ड के अंदर रखना चाहिए। बहुत अच्छा बात। अजय सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए क्या खरीदारी का मौका है, माना जा सकता है आपके द्वारा? देखिए अभी तो मुझे लगता है पेन की सिचुएशन बनी हुई है। इसके लिए थोड़ा सा महीना 2 महीना मुझे लगता है समय लगेगा, अभी थोड़ा बाउंस जरूर है। बट हाँ, एक चीज मैं इंडियन मार्केट के लिए बताता हूँ जी। कि कभी भी आप देखिए रुपए में जो गिरावट है ना, वो इंटरनेशनल में अगर आज मैं 3400 3500 की बात भी कर रहा हूँ ना, वो डोमेस्टिक मार्केट में उतना रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि आज रुपया आप देखिए सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हो चुकी है। और जिस ढंग से मुझे लग रहा है कि ये 96 9650 के करीब जाने की तैयारी कर रही है, तो होगा क्या, इंटरनेशनल में अगर मैं 3400 देख भी लूंगा, बट डोमेस्टिक मार्केट में जो पहले मैं देखता था कि 1.15 1.20 तक का सोना मिले तो लेंगे, बट रुपये की वजह से मुझे लगता है 1.25 भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, सोना लेना चाहिए। अब यहाँ पे 1.25 और 1.45 में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पे एसआईपी के माध्यम से आज ईटीएफ अवेलेबल है, आप लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बॉटम कोई भी नहीं जानता कि कितना बनने वाला है। ये बातें होती है कि भाई दिख रहा है, वैसे ही चांदी है, चांदी ज्यादा चंचल है, लेकिन जी। एज ऑफ नाउ चांदी को थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज एनर्जी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, इसके चलते इंडस्ट्रियल डिमांड को थोड़ा सा धक्का लगेगा। ये हफ्ते में मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आने, वो ज्यादा क्लियरिटी देंगे। बट मैं देख रहा था कि 1.70 से 1.80 के बीच में चांदी आनी चाहिए थी, बट जिस ढंग से रुपये में गिरावट आई है, 2 लाख का लेवल तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, तो आई थिंक 1.90 से 2 लाख का भी लेवल मिलता तो एक अच्छा बॉटम बन जाएगा। बट ध्यान रखिए, जो पिछले 2 सालों में आपने एकदम अफलातून रिटर्न्स देखे हैं, जी। वैसा नहीं होगा, मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा। अगले 2 ढाई साल का व्यू लेके चलना, रिटर्न्स इससे बेटर बनेंगे जो अब तक हमने देखे हैं। जी। अगला सवाल अजय सर आपसे ही है कि सोने के साथ साथ सर चांदी, प्लैटिनम और प्लेडियम में भी तेजी देखी गई। क्या सर आने वाले समय में इन जो है कमोडिटीज़ में भी जो है गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न की संभावना बन रही है या नहीं? देखिए सबकी अपनी अपनी कहानी है। प्लेटिनम की अगर बात करें तो हमने देखा गोल्ड के मुकाबले प्लेटिनम काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। पिछले साल एक अपडेट आया कि यूरोप ने एक बिल पारित किया, जिसकी वजह से जो ईवीज का एलोकेशन है उसको समय लगा दिया था, उसके चलते प्लेटिनम में तेजी आई। अगर हम सोने और चांदी की बात करें विशाल जी, तो आपको क्या करना चाहिए, एक रेशियो होता है जिसका नाम है गोल्ड सिल्वर रेशियो, उसको ट्रैक करना चाहिए। गोल्ड सिल्वर रेशियो पिछले साल यही समय में 107 107 का लेवल था, और यहां से करेक्ट करके पिछले महीने हमने करीबन इसका लो लगते हुए देखा फेब में, जो था 4350। कभी भी आप ध्यान रखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो हिस्टोरिकली 50 के नीचे नहीं टिकती और ना ही 80 85 के ऊपर टिकती है। कोविड में और लड़ाई के समय थोड़ा बहुत बाउंस आता है। अब ये रेशियो मुझे लगता है कि ये 70 से 75 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है सोना चांदी से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, और करना भी चाहिए। जिस ढंग से हम जियो पॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी भी एज ऑफ नाउ, चाहे आप प्लेटिनम से कंपेयर कर लो, प्लेटिनम से कर लो, टाइमिंग मुझे लगता है पहले प्रेफरेंस जो रहेगा वो सोना रहेगा, फिर प्लेटिनम रहेगा, फिर प्लेटिनम रहेगा, और लास्ट चांदी रहेगा। बट 6 महीने के बाद चीजें और चेंज होती हुई दिखेगी, बट टाइमिंग अगले 4 6 महीने के लिए मुझे लगता है सोना ज्यादा अच्छा विकल्प है, क्योंकि गिरावट भी आई है, ऐसा नहीं आई, लेकिन गोल्ड 26% टूटा और चांदी करीबन 56% टूटी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है गोल्ड पे ज्यादा अच्छा पोजीशन बनानी चाहिए रादर देन चांदी या दूसरे आइटम। जी। अनु सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, अगर जो कहा जा रहा है कि एनर्जी क्राइसिस, सप्लाई चेन क्राइसिस की बात हो रही है, तो अगर सर एनर्जी की कीमतें बढ़ती रहीं और महंगाई का जो है दबाव बनता रहा, महंगाई को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कोरिलेशन की, कहा जा रहा है कि अगर $10 अगर $10 का अगर मान लीजिए बढ़ोतरी होती तो महंगाई को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही थी जिसको मैं पढ़ रहा था। सर कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर रुपया डॉलर जो बहुत ऑलरेडी कमज़ोर है, और इसके अलावा अगर कहा जा रहा है सर कि तेल की कीमतें अगर $10 बढ़ी तो 0.60% जो है वो महंगाई बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो सर अगर एनर्जी की कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई का दबाव बनता है तो क्या
ये सोने के लिए जो है माहौल सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नहीं? देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि मॉनेटरी टाइटनिंग होगी। मगर अगर क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो वो यूएस के लिए भी बहुत नेगेटिव होगा। यूएस के लिए नेगेटिव होगा तो वहां पे डॉलर में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पे जो इन्फ्लेशन होगा, जो हालांकि वो टारगेट कर रहे हैं 2 से 3% का, बट अगर वो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो वो एक यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा, जिसको संभाल पाना शायद वॉर के बाद बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में जो डिमांड होगी वो आपकी गोल्ड में शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। तो शॉर्टर टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल स्टेबल है प्राइस, बट लॉन्गर टर्म के लिए इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। ओके, लास्ट सवाल सर, अजय सर आपसे, रॉबर्ट क्यूसाकी साहब को भी इस पिक्चर में लाना चाहूँगा सर, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बड़ी जो है बहुत मतलब प्रमुखता से उनकी बातों को देखते हैं, सुनते हैं। उनकी भविष्यवाणी का क्या सर? उनकी भविष्यवाणी को मैं आपसे भी जोड़ता हूँ। सिल्वर को लेकर उनका अभी भी जो है रुख जो है $200 के आसपास का है। अब तमाम बिटकॉइन, सोना चांदी सब कुछ बेच दो, यहीं पैसा बनेगा, इस पर आपके क्या कहना है अजय सर? देखिए, कमोडिटी जीरो नहीं होती है, बट कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट होता है। कमोडिटी को जब भी डर है वो किस चीज का रिप्लेसमेंट रिस्क होता है। आज आप प्लेटिनम का एग्जांपल ले लीजिए, $2300 चलता था, 650 आ गया। तो देखिए, चांदी में करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे भी लगता है कि देखिए लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, लेकिन हमने देखा लॉन्गी करके चाइना की सबसे बड़ी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बोलता है हम चांदी की जगह पे कॉपर को यूज करेंगे। देखिए, चांदी में आज भी फैक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऊपर में मेरा अभी तक जो हमने वर्किंग की है तो मुझे लगता है कि ठीक है, 120 150 तक चल जाएगा, बट जैसे ही 120 के ऊपर जाएगा, इनकी जो इंडस्ट्री के अंदर यूजेबिलिटी है ना वो जी। ड्रॉप हो जाएगी। तो हाँ, आनंद फानन में ये 200 मार दे, 180 मार दे, बट सस्ते अभी भी हमने देखा ना 120 मारा, और जितनी स्पीड से गए उतनी स्पीड से हमने नीचे में $60 भी आते हुए देखा। 50% का करेक्शन मायने रखता है। तो मेरा मानना है कि कोई भी कमोडिटी में शॉर्ट टर्म में अगर कोई बड़ा जंप आ जाता है वो सस्टेनेबल नहीं, और वही हाल अभी चांदी का है। मैं 3 साल से चांदी में कंटिन्यू तेजी में था। हाँ, ऊपर में 70-75 जब मारा वहां से हमने पोजीशंस कम कर ली थी, उसके बाद 100 भी देखा, 120 भी देखा। बट टाइमिंग मुझे लगता है चांदी में आपको और अच्छे लेवल्स मिलेंगे लेने के लिए। करीबन 2 लाख तो अभी टच किया ही था उसके नीचे। जी। बट हाँ, अगले 2-5 साल के अंदर आपको ऊपर में एज ऑफ नाउ तो 136 140 तक का ही लेवल लग रहा है मुझे अगले 2-2.5 साल में। ओके, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अनुज सर? आप रॉबर्ट क्यूसाकी वाले मामले पर, सोना चांदी बिटकॉइन? देखिए, उन्होंने बड़े लंबे लंबे टारगेट दिए हैं। मेरा तो ये कहना है कि जो उन्होंने टारगेट्स दिए हैं वो पता नहीं कब अचीव होंगे, क्योंकि $35,000 का टारगेट अगर रोज $100 बढ़ेगा तब जाके आपका टारगेट जो है अचीव होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस बार आने फाइनल में टारगेट्स दे दिए हैं, और जो कि अभी फिलहाल तो नहीं लग रहे हैं अचीव होने में। ओके, तो मेरा यही कहना है कि ऐसे टारगेट्स पे ध्यान ना दें, क्योंकि मार्केट की जो रियलिटी है उस पर ज्यादा फोकस करें। चलिए फटाफट सर क्विक राउंड अप एक सवाल पूछ ले तो, आने वाले जो है 3 से 4 महीने में सोने की कीमतों का संभावित क्या रेंज हो सकता है, प्लीज बता दीजिए। आज अनुज सर पहले आप, लास्ट में। देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड का रेंज जो होगा नीचे में करीबन $4,000 मैक्सिमम रहेगा, और ऊपर में करीबन 5,000, मतलब $1,000 की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो गोल्ड में हो सकती है, क्योंकि ये इतना बड़ा मोमेंटम जो है वो अभी गोल्ड में बन गया है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि स्टेबल रहेगा। बट अगर मैं दिवाली तक बात करूँ तो मुझे लगता है कि शायद $5,000 के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। यानी भारतीय रुपए में अगर हमारे व्यूअर्स को समझना हो सर तो वो भी बता दीजिए आसान भाषा में। देखिए, करीबन 1,20,000 से लेकर 1,50,000 के बीच ये मुझे लगता है कि रेंज गोल्ड की हो सकती है। और जी। मीन्स काफी रेंज बाउंड मार्केट रहेगा इस साल। एंड व्हाट अबाउट सिल्वर सर? सिल्वर में मुझे लगता है कि 1,80,000 डाउन साइड में, और ऊपर में करीबन 2,60,000। मीन्स अगर हम बात करें तो $55 से लेकर $75 के बीच मार्केट हो सकता है। एंड केडिया एडवाइजरीज का क्या कहना है अजय सर? आपका क्या रेंज है सर, गोल्ड एंड सिल्वर? देखो, अनुज ने इतने अच्छे से लेवल बता दिए, उसके आगे तो मैं क्या कहूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो वॉल्टिटी अगले 1.5-2 साल में हम देखेंगे ना, वो अभी तक हमने देखी नहीं है। मुझे लगता है कि ये साल 3 महीने की जगह विशाल जी मैं 6 महीना लेऊंगा, बिकॉज प्लीज सर। जनरली एक साइकिल 6 6 महीने की है। मुझे नीचे में 3400 से 3500 का लेवल डॉलर टर्म्स में दिखता है। हाँ, हायर साइड पे ध्यान रखना कि अगर ये 5250 के ऊपर, 5250 5280 के ऊपर टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बट हम जानते हैं कि मार्केट वॉल्टिटी के ऊपर है। तो अगर ये 5280 के ऊपर गया तो ये एक बड़ी नई तेजी की तैयारी करेगा, बट उसके कारण बहुत अलग अलग बनेंगे। और डोमेस्टिक मार्केट में एक सबसे बड़ी चिंता है वो रुपए की गिरावट है। जी। तो नीचे में भी मुझे लगता है कि पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1.15 1.20 के आसपास। अभी मुझे लगता है कि अगर 1.20 मैं अनुज के साथ ही जाना चाहूंगा तो वो बहुत ही बेहतरीन लेवल रहेगा, लेके चलना चाहिए। टाइमिंग अगले 6 महीने में तो मुझे नहीं लगता है कि ऊपर में 1.60 1.62 का लेवल तोड़े। बट हाँ,
एक बार जो मैं ऊपर के लेवल ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ वो जाता है तो और लंबी तेजी बनेगी, बट ये साल मैक्सिमम जो मैंने डाउन साइड दिखा है नेगेटिव ही रहना चाहिए। वहीं चांदी, मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर रेशियो जो ऊपर का मूव कर रही है उसके चलते चांदी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे चांदी मुझे नीचे में करीबन 48 से $50 का लेवल दिख रहा है, जहाँ पे ये बेस क्रिएट करेगा। एक राउंडिंग बॉटम बना था हिस्टोरिकली बहुत ही लंबा, वहां पे जाके बेस बनना चाहिए। जो डोमेस्टिक मार्केट में मैं मान के चलता था 170 का लेवल, बट रुपए की गिरावट के चलते अब आप मान के चलिए 180 185 का लेवल 2 लाख के नीचे आराम से मिलेगा, जी। लेने जैसा है। टाइमिंग अगले 6 महीने में जो ऊपर का रजिस्टेंस बना हुआ है वो आप मान के चलिए 2,80,000 का है, उसके ऊपर अब भी टाइमिंग जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ओके, अजय सर, आपका अगर कोई डिस्क्लेमर जाते जाते। देखिए विशाल जी, आज हमने ओवरऑल जेनरिक व्यू ही लिया है, कोई डेरिवेटिव की बात नहीं की, बट फिर भी मेरी पर्सनल कोई डेरिवेटिव मार्केट के अंदर सोने चांदी में कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं रिस्क रहता है, इक्विटी जैसा ही रहता है, उससे बचने का अच्छा साधन एक तो स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए और दूसरा सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही निवेश करें। अनु सर, आपका अगर कोई डिस्क्लेमर हो तो प्लीज दे दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं। ओके, अजय केडिया सर आपका बहुत शुक्रिया, अनु सर आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों लोगों धन्यवाद। ने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया सर। Thank you. तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।